एक बार जो हम पढ़ चुके उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट अर्न करना एम नहीं होता, सोशल सर्विस एम होता है। इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते ये लोग, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस बचता है, लेकिन उसका नाम होता है सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट का नाम सरप्लस और लॉस का नाम डेफिसिट। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट तो फिर बैलेंस शीट ही होती है। इसकी टर्म्स बिल्कुल चेंज होती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, डोनेशन, एंडाउमेंट फंड, एन्यूटी फंड, ऑनोरेरियम, ये सब टर्म्स इसमें आएंगी। क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इसकी इनकम का सोर्स है जो इसके मेंबर हैं, वो जो इसको सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो इसकी इनकम का सोर्स है। तो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज एनुअली पेड बाय ईच मेंबर टू द एनपीओ। तो रेगुलर इनकम है ये। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जब कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है तो उस समय पर होती है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। लेगेसी होती है जब कोई अपनी विल में, वसीयत में अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है फॉर्म एनपीओ के नाम कर दे, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। फिर डोनेशन होती है, दो तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं मिली, जनरली किसी ने डोनेट कर दिया। और स्पेसिफिक डोनेशन हो गई आपकी, किसी ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेट की है। किसी ने बोला है कि मेरी तरफ से ये बिल्डिंग के लिए चंदा है, मेरी तरफ से ये टूर्नामेंट के लिए है, मेरी तरफ से ये लाइब्रेरी बनवाने के लिए है, वगैरह वगैरह। फिर एक होता है एंडाउमेंट फंड। जब कोई जो है एसेट डोनेट करता है एनपीओ को और कंडीशन लगा देता है कि आप इस एसेट का कुछ नहीं करोगे, एज इट इज रखोगे, सिर्फ इस एसेट से होने वाली इनकम यूज करोगे। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी नाम कर दी और बोल दिया इसका सिर्फ रेंट जो आएगा वो आप यूज करोगे, इसको नहीं छेड़ोगे, दैट इज एंडाउमेंट फंड। एन्युटी फंड होता है जब कोई एसेट कोई डोनेट करता है लेकिन कंडीशन लगा देता है कि इस एसेट से होने वाली इनकम जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं उनको देना, उसके बाद ये आपकी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एन्युटी फंड, विद कंडीशन टू गिव द इनकम फ्रॉम दैट एसेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एन्युटी फंड। फिर ऑनोरेरियम होता है, जो पर्सन्स वॉलेंटरली हमारी एनपीओ के लिए काम करने को तैयार हो गए हैं, जिसके लिए अदरवाइज हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है और कोई रिनाउंड डॉक्टर उसमें फ्री में सर्विस देने को तैयार हो गया अपनी मर्जी से, तो उसको एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ ऑनर हम कुछ पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। तो ये सब टर्म्स हैं भाई एनपीओ में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ डिफरेंसेस एक्सपेंसेस के। रेंट, सैलरी, ऑनोरेरियम, यहाँ पर भी एक्सपेंस है, पेमेंट हुई है। फर्नीचर, मशीनरी, यहाँ पर भी एक्सपेंस है, पेमेंट हुई है। डिफरेंस है लेकिन, फर्नीचर और मशीनरी एसेट्स हैं और रेंट, सैलरी, ऑनोरेरियम ये एक्सपेंस है। जो फर्नीचर और मशीनरी हैं वो आगे भी चलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगे, वो बैलेंस शीट में आएंगे एसेट्स में। रेंट, सैलरी, ऑनोरेरियम नेक्स्ट ईयर दोबारा से पे करने पड़ेंगे, उनके बैलेंस नहीं बचे हैं, वो ख़त्म हो गए। फर्नीचर मशीनरी के बैलेंस बचे हैं आगे के लिए। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आपको पता ही है, 11th में आपने पढ़ाई था, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और एसेट्स बैलेंस शीट में आती हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जो एक्सपेंस होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे, रेंट, सैलरी, ऑनोरेरियम। और जो एसेट्स होंगी वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी। तो यानी कि जो भी आपको दिया होगा पेमेंट्स, रेंट, सैलरी, ऑनोरेरियम, फर्नीचर, मशीनरी, उसमें से आपको छांटना होगा कौन सी मुझे
इनकम एक्सपेंडिचर में डालनी है और कौन सी बैलेंस शीट में डालनी है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाएंगे वो डेबिट में जाती थी एज एन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में तो एसेट में जाएंगी जो एसेट्स होंगी। जैसे आपने एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में बांट लिया, एसेट्स और एक्सपेंस वाली में, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर, ऐसी इनकम को भी दो कैटेगरी में होती है, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब रेवेन्यू इनकम है और इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं क्रेडिट साइड पर। और अगर स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिली है या लेगेसी किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, तो ये सब कैपिटल इनकम है, ये बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड पर। जैसे एक्सपेंस होते हैं या तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर, या तो अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ऐसे ही इनकम्स होती हैं, अगर रेवेन्यू इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर, और अगर कैपिटल इनकम है तो बैलेंस शीट में साइड पर। ठीक है, जैसे कि आपकी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स को आप या तो एक्सपेंस बनाकर इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में ले जाओगे, और या तो आप बैलेंस शीट में एसेट में ले जाओगे अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो। इसी तरीके से आपकी रिसिप्ट्स हैं, अगर वो रेवेन्यू इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में ले जाओगे, और कैपिटल इनकम है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ले जाओगे। तो याद रखना, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब रेवेन्यू इनकम है। और इसी में अगर डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए हो जाए तो कैपिटल इनकम बन जाएगी, लेगेसी अगर स्पेशल पर्पस के लिए हो जाए तो कैपिटल इनकम बन जाएगी, एंट्रेंस फीस तो खैर रेवेन्यू इनकम ही रहती है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर स्पेशल पर्पस के लिए हो जाए तो वो कैपिटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होता है धीरे धीरे करके हम बाय वे ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसेंट पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही पेमेंट्स आती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, सैलरी, रेंट, ऑनोरेरियम, सिर्फ वही पेमेंट आएंगी जो रेवेन्यू नेचर की हैं। लेकिन रिसेंट पेमेंट में सारी पेमेंट्स आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे कैपिटल नेचर की। पेमेंट तो पेमेंट है, वो तो कैश बुक है, कैश बुक में थोड़ा ना छाटेंगे कि फर्नीचर के लिए पेमेंट करी है या सैलरी के लिए पेमेंट करी है। पेमेंट इज पेमेंट। तो रिसेंट पेमेंट में सारी आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। दिखाता हूँ मैं आपको, आगे लिखा होगा, ये रहा, इनकम एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम। लेकिन रिसेंट पेमेंट में तो बस रिसिप्ट और पेमेंट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नेचर की हो वो आएगी। ठीक है, फिर इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है और रिसेंट पेमेंट एक रियल अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल है क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम से डील कर रहा है, और रिसेंट पेमेंट एसेट से डील कर रहा है, कैश, बैंक, तो रियल अकाउंट है, वन मार्कर। तो दो पॉइंट आपने पढ़ लिए, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम आती है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, और रेवेन्यू इनकम हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लेगेसी अगर स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दे रखी है तो, और कैपिटल इनकम हो गई आपकी जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो ये आपकी जो है रेवेन्यू इनकम हो गई, तो सॉरी कैपिटल इनकम हो गई। तो रिसेंट पेमेंट में चाहे रेवेन्यू इनकम हो चाहे कैपिटल इनकम हो, दोनों आती हैं।
चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिर्फ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम ही आता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है और रेसिन पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। एक्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है? एक्रूवल बेसिस का मतलब है व्हाट रिलेट टू करंट ईयर इज शोन आइदर पेड, रिसीव्ड और नॉट। जितना करंट ईयर का है वो शो होगा। पेमेंट रिसीव हुई, पेमेंट रिसीव्ड हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है। जितना करंट ईयर का है वो शो होगा, पेमेंट और रिसिप्ट हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है। जैसे कि रेंट पेड 30,000 आउट ऑफ विच 6,000 इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। 30,000 पे किया, 6,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो भले ही पेमेंट 30 हुई है लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में उतना ही आएगा जितना करंट ईयर से रिलेटेड है, 24,000। ठीक है, वही आएगा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड रिसेंट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, उसमें जितना रिसीव और पे हुआ है वो आएगा। वो किस पीरियड से रिलेटेड है मैटर नहीं करता। आपने 30,000 पे किया है, 6 नेक्स्ट ईयर का है, दैट डजंट मैटर। रिसेंट पेमेंट पूरा 30 शो करेगा। तो रिसेंट पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है। दैट मीन्स जो करंट ईयर का है वही इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, और रिसेंट पेमेंट में पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। जितना भी आपको रिसीव और पे हुआ है चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड है वो आएगा। एक और एग्जांपल है, सैलरी 20,000 पे करी है, 2,000 रहती है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा 22 आएगा, क्योंकि करंट ईयर का पूरा 22 है। 20 पे हो गया, 2 रह गया, पूरा 22 करंट ईयर का है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा 22 आएगा। रिसेंट पेमेंट में सिर्फ 20 आएगा जो आपने पे करा है। रिसेंट पेमेंट में कितना पे और कितना रिसीव हुआ है उससे मतलब होता है, वो किस ईयर से रिलेटेड है इससे मतलब नहीं होता। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना करंट ईयर का है उससे मतलब होता है वो किस पीरियड से रिलेटेड है। जितना करंट ईयर का है उससे मतलब होता है, चाहे वो पेड है चाहे नहीं है, इससे मतलब नहीं होता। आगे वाले ईयर का या पीछे वाले ईयर का शो नहीं करते, सिर्फ करंट ईयर का जितना है उतना ही शो करते हैं, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है। करंट ईयर का है तो शो होगा, करंट ईयर का नहीं है तो शो नहीं होगा। तो ये सब डिफरेंस थे। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन उठाया था, क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन में था आपका रिसेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है, अगर आपके पास है तो सामने। रिसेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 वाले ईयर का है, मार्च 2020 वाले ईयर का। रिसेंट पेमेंट अकाउंट मैंने जैसे आपको बताया कैश बुक की तरह ही होता है, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है, डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में पेमेंट। तो क्वेश्चन में गिवन ही है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट कॉलम क्वेश्चन में गिवन ही आपको दिख ही रहा है। तो रिसेंट पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है, डेबिट में ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट्स, और क्रेडिट में पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि आपको शो हो रहा है। तो बैलेंस बीडी है 1,80,000 ओपनिंग बैलेंस। तो इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया करंट ईयर के जो इनकम और करंट ईयर के जो एक्सपेंस हैं वो शो होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंस होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेबिट में एक्सपेंस होते हैं। और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में इनकम्स होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्रेडिट में इनकम्स होती हैं। तो इसमें एक्सपेंस और इनकम आते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो ना एक्सपेंस है ना इनकम है, वो क्यों आएगा भाई इसमें? ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में, और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। दैट इज नॉट आइदर इनकम और एक्सपेंस, तो बैलेंस नहीं शो करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 9 लाख की, इनकम है।
डाल दीजिए इनकम साइड पे, इनकम एक्सपेंडिचर में, ये रहा देखिए। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के 2 लाख मिले, तो ये इनकम नहीं है। इनकम तब होती जब हमें ये मालूम होता कि उस इन्वेस्टमेंट का हमारा बुक वैल्यू कितना था और कितने में हमने बेचा, तो डिफरेंस इनकम होता। अभी तो ये मालूम ही नहीं है कि वो थी कितने की, बस ये मालूम है 2 लाख में बेची है, तो फिर हम यही एज्यूम करेंगे वो 2 लाख की ही थी और 2 लाख में ही बेची, तो नो इनकम नो एक्सपेंस। ये तो एसेट बेची है, ये कोई इनकम थोड़ा ना हुई। अगर मैं घर का सोफ़ा बेच के 10,000 रुपये लगाऊँ ले आऊँ, तो ये मेरी कोई इनकम थोड़ा ना हुई, ये मैंने कोई कमाया थोड़ा ना है। घर का सोफ़ा बेच के अगर मैं 10,000 ले आऊँ तो ये कोई इनकम थोड़ा ना, इनकम तो होती है जो कमाया है, ये तो एसेट बेच के आया है। हाँ, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस होता तो वो इनकम और एक्सपेंस होता, बट वो तो हमें मालूम ही नहीं है। हमें तो ये मालूम है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख में बेची है और बुक वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यही मान लेते हैं 2 लाख की बुक वैल्यू थी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं आएगा। अगला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बुक वैल्यू 40,000 है, सेल हमने 30,000 में कराए, तो यहाँ पर है भाई कि 40,000 की चीज़ हमने 30,000 में सेल करी है, तो 10,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो ये हमने डेबिट में डाल दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगला डोनेशन है, स्पेशल पर्पस तो दे नहीं रखा है, तो रेवेन्यू इनकम ही होगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। स्पेशल पर्पस होता तो कैपिटल इनकम होती, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते। अभी तो बताया था मैंने, रेवेन्यू इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट और कैपिटल इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब पेमेंट साइड पे हाउस सैलरी पे करी है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सैलरी, डाल दीजिए। रेंट पे किया है, डाल दीजिए। स्टेशनरी के लिए पे किया है, डाल दीजिए। डिफेंस बॉन्ड ये एसेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाइसिकल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स पे। इनका इनकम एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एसेट्स हैं। तो बस इनकम एक्सपेंडिचर की सारी आइटम्स हमने डाल दी हैं। क्रेडिट में 910 आ रहा है, 910 में से डेबिट सब माइनस कर दीजिए, तो आपका बच रहा है। और क्योंकि क्रेडिट एक्स्ट्रा है तो डेबिट के ऊपर सरप्लस बचेगा। जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट बचता था, इसमें वहाँ पर सरप्लस बचता है, नेट प्रॉफिट को इसमें सरप्लस बोलते हैं। और अगर डेबिट एक्स्ट्रा होती, क्रेडिट के ऊपर बच रहा होता, तो डेफिसिट होता वो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हमने कंप्लीट किया। अब हम करेंगे 41।